हेलो 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 हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज अपना टॉपिक है मेरा रिस्क मैनेजमेंट की थ्योरी। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट बहुत इजी चैप्टर है, अपना 40 से लेकर 45 मिनट के अंदर अंदर ये फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कितने क्वेश्चंस बनते हैं? आपका पहला बोलेगा कि आइडेंटिफाई टाइप ऑफ द रिस्क फेस बाय द ऑर्गेनाइजेशन। ऐसी कौन सी रिस्क है जो ऑर्गेनाइजेशन फेस करती है? तो इसका शॉर्टकट है तुम्हारा फोकस, FOCUS, फोकस। ठीक है, FOCU से कुछ नहीं है, एस, तो FOCS। ठीक है, यू से कुछ नहीं, तो फोकस। तो कैसे याद रखोगे कि एंटिटी को बहुत सारे रिस्क है, तो वो आइडेंटिफाई करना है तो उसको फोकस करना पड़ेगा रिस्क आइडेंटिफिकेशन करने के लिए। कैसे याद रखोगे? रिस्क आइडेंटिफिकेशन करने के लिए एंटिटी को फोकस करना पड़ेगा। कैसे, क्या करना पड़ेगा? फोकस। ठीक है, यू से कुछ नहीं है, एफ से फाइनेंशियल, ओ से ऑपरेशनल, सी से कंप्लायंस, एस से स्ट्रेटेजिक। ठीक है, स्ट्रेटेजिक रिस्क क्या होती है? ठीक है, तो स्ट्रेटेजिक रिस्क होती है, इसमें क्या लिख रखा है? कंपनी सक्सेसफुल बिजनेस ऑलवेज नीड ए कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल बिजनेस प्लान। उसको कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल बिजनेस प्लान चाहिएगा हमेशा। ठीक है, एवरीवन नोज दैट द सक्सेसफुल बिजनेस नीड ए कॉम्प्रिहेंसिव एंड वेल थ्रू आउट बिजनेस प्लान। कि कोई भी सक्सेसफुल बिजनेस है ना, उसको एक बहुत अच्छे से सक्सेसफुल बिजनेस प्लान चाहिए, बहुत अच्छे से स्ट्रेटेजी चाहिए। ठीक है, बट इट्स ऑल्सो ए फैक्ट ऑफ द लाइफ दैट इफ थिंग्स चेंजेस, अगर कोई भी चीज चेंज हो जाती है तो अपन को पूरा प्लान चेंज करना पड़ जाता है, वो पूरा प्लान आउटडेटेड हो जाता है, पुराना हो जाता है पूरा प्लान। मैंने एक स्ट्रेटेजी बनाई, बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी बनाई, बहुत डिटेल में स्ट्रेटेजी बताई, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी बनाई, बट कुछ भी चेंज हो गया मार्केट में तो पूरा स्ट्रेटेजी आउटडेटेड हो जाता है। ठीक है, हमको अपना प्लान चेंज करना पड़ेगा नए ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, अभी स्ट्रेटेजिक रिस्क में एग्जाम्पल क्या है? नोकिया और जेरोक्स। नोकिया मेरा नेगेटिव एग्जाम्पल है, जेरोक्स मेरा पॉजिटिव एग्जांपल है। नोकिया क्या हुआ? नोकिया अपने मोबाइल फोन बनाता था, कीपैड मोबाइल फोन बनाता था। सैमसंग टच स्क्रीन लेके आया, पर नोकिया ऐसे जिद पे अड़ा था कि नहीं नहीं, मैं तो यही बनाऊंगा, कीपैड ही बनाऊंगा, लोगों को कीपैड बहुत पसंद है ना, ये बहुत एकदम सॉलिड मोबाइल है, ऊपर से नीचे गिरूंगा तो भी कुछ नहीं होगा। सैमसंग वाला तो टच स्क्रीन है, ऊपर से थोड़ा सा भी नीचे डालो तुम्हारा टूट जाएगा मोबाइल, है ना। लोगों को तो मजा आता है, सस्ता मोबाइल है मेरा, मेरा मोबाइल तो बहुत फेमस है। अगर 100 लोग है, 100 में से 90% लोग मेरा ही मोबाइल यूज ले रहे हैं। ठीक है, तो नोकिया ऐसा, नोकिया ने चेंज ही नहीं किया अपनी स्ट्रेटेजी, नोकिया ने अपने बिजनेस प्लान कुछ भी चेंज ही नहीं किया। तो क्या हुआ उससे? क्या हुआ? नोकिया बाहर हो गया मार्केट से। क्यों? क्योंकि वो अपना बिजनेस प्लान उसने चेंज नहीं किया। तो ये नेगेटिव है, स्ट्रेटेजिक रिस्क हो गई ना, उसने अपनी स्ट्रेटेजी चेंज नहीं की। जेरोक्स, जेरोक्स क्या होती है? जेरोक्स वो नहीं होती अपन प्रिंट करा के लाते कोई पेपर, वो जेरोक्स नहीं होती। जेरोक्स एक कंपनी का नाम है जो मशीन बनाती थी, है ना, उसे बोलते हैं फोटोकॉपी मशीन। ठीक है, उस फोटोकॉपी मशीन का नाम जेरोक्स था। जैसे कोलगेट, कोलगेट कुछ नहीं होता, वो टूथपेस्ट होता है, कोलगेट उस कंपनी का नाम है। ठीक है, तो जेरोक्स उस मशीन वाली कंपनी का नाम था। ठीक है, उसने बहुत अच्छे से अपना बनाया, मार्केट में चेंज हुआ, लेजर टेक्नोलॉजी आई तो उसने क्या अडॉप्ट कर लिया, लेजर टेक्नोलॉजी। स्टिल अभी भी मार्केट में बढ़िया उसने अपना मार्केट शेयर बना रखा है। तो जेरोक्स ने अपनी स्ट्रेटेजी चेंज की और अच्छा चला गया मार्केट में। तो जेरोक्स पॉजिटिव एग्जांपल, नोकिया नेगेटिव एग्जांपल। आपके आईसीआई वाली बुक में भी ये लिख रखा है कि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, आप ऐसा भी लिख सकते हो अच्छे से, पॉजिटिव नेगेटिव, और उनको अच्छे से एक्सप्लेन कर देना बहुत है। ठीक है, सी से कंप्लायंस, कंप्लाइंग रिस्क हो सकती है बहुत सारे। कभी कभी कोई भी बिजनेस है ना, कंप्लाई करने के लिए कभी कभी कुछ कुछ कंप्लाई नहीं कर पाता है, कुछ कुछ चीजें, है ना, रूल एंड रेगुलेशन का कंप्लायंस नहीं कर पाता है, जिससे क्या हो जाता है? कंप्लायंस रिस्क हो जाता है। कंपनीज एक्ट को फॉलो नहीं कर पाता है, या सेबी गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर सकता है, उससे क्या हो जाता है? कंप्लायंस रिस्क हो जाता है। ठीक है, फिर ऑपरेशनल रिस्क। ऑपरेशनल रिस्क क्या होता है? ये इंटरनल रिस्क होता है। इंटरनल रिस्क मतलब कि जो इंसान है, जो काम कर रहे हैं कंपनी में, उन्होंने कुछ गड़बड़ कर दी तो, या मेरी प्रोसेस में कुछ गड़बड़ हो गई तो। एग्जाम्पल, एक एम्प्लॉय को पेमेंट करना था 10,000 रुपए का, उसने गलती से कितने का पेमेंट कर दिया? 1 लाख रुपए का। तो ये क्या? कंपनी की रिस्क है ना, ये तो इंटरनल रिस्क है। क्या तो उसकी प्रोसेस गलत है या उसके लोग गलत है। ठीक है, उसके कारण कोई रिस्क हो रहा है कंपनी को। ठीक है, उसके कारण बैंकरप्ट हो रही है कंपनी, तो ये क्या होगी? ऑपरेशनल रिस्क। ठीक है, फाइनेंशियल रिस्क, कंप्लायंस रिस्क का एग्जांपल अभी तुम देखोगे, जैसे वो है ड्रीम 11 है, माई 11 सर्कल है। गवर्नमेंट आई, गवर्नमेंट ने एक लॉ निकाला कि अभी आपको क्या करना पड़ेगा, ये पूरा बैन ही हो गया। बैन हो गया तो मतलब कंप्लायंस रिस्क। ठीक है, आपको ये कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग आप ऐसी कंपनी नहीं बना सकते जो बेटिंग प्रमोट करे। ठीक है, तो क्या हो गया? कंप्लायंस। स्ट्रेटेजिक रिस्क, कोई दूसरा आए और वो पूरा ही
बिजनेस मॉडल ही चेंज हो जाए और अपन उस चीज़ को अडोप्ट नहीं कर पाए। ठीक है, फिनेंशियल रिस्क क्या होता है? फिनेंशियल रिस्क बहुत सारी चीज़ों के कारण हो सकता है। मेरा प्राइस चेंज हो गया, मेरा एक्सचेंज चेंज हो गया, मेरा काउंटर पार्टी कुछ हो गया। इसको कैसे याद रखोगे? फिनेंशियल रिस्क को आईपीसीसी, पहले आईपीसीसी चलती थी, तो अगर आईपीसीसी में मेरा एल लग गए ना, आईपीसीसी, अगर आईपीसीसी में मेरा एल लग गया तो मेरा क्या होगा? फिनेंशियल रिस्क हो जाएगा। अगर मेरा आईपीसीसी क्लियर हो जाएगा ना, तो उसके बाद तो मैं क्या कर सकता हूँ? थोड़ा बहुत स्टाइपेंड कमा सकता हूँ, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सीए फाइनल में क्लियर कर लूंगा। पर अगर मेरा आईपीसीसी ही नहीं क्लियर हुआ तो मैंने जो फाउंडेशन में टाइम डाला है, जो मैंने इंटर में टाइम डाला है, वो सब पूरा ही वेस्ट हो जाएगा और मैं कुछ पैसा भी नहीं कमा पाऊंगा और कुछ वैल्यू भी नहीं रहेगी। ठीक है, तो आईपीसीसी अगर क्लियर नहीं हुआ तो मेरे को फिनेंशियल रिस्क हो जाएगा। तो अगर आईपीसीसी में एल लग गया मेरे, आईपीसीसी में एल लग गए मेरे, तो मेरे को फिनेंशियल रिस्क हो जाएगा। ये याद करने की आपकी टेक्निक है, सिंपल। फिनेंशियल रिस्क के क्या होंगे? आईपीसीसी एल, इंटरेस्ट रेट रिस्क, पॉलिटिकल रिस्क, काउंटर पार्टी, करेंसी, लिक्विडिटी। ठीक है, मैंने दो चीजें पढ़ाई आपको। पहले मैंने पढ़ा है रिस्क, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क में टाइप ऑफ रिस्क कौन सी होगी? फोकस, FOCUS, यू से कुछ नहीं है, एस से स्ट्रेटेजिक रिस्क, नोकिया और जेरोक्स वाला है। कंप्लायंस रिस्क है ना, कंप्लायंस रिस्क क्या होती है? मैं कंप्लाई नहीं कर पाता हूँ कभी, कंपनीज एक्ट और सेबी वाले रूल। ऑपरेशन मेरे इंटरनल रिस्क होती है, पीपल और प्रोसेस की रिस्क होती है कि 10,000 का पेमेंट करना था, 1 लाख का पेमेंट कर दिया। फाइनेंशियल रिस्क, अनएक्सपेक्टेड चेंजेस इन फाइनेंशियल कंडीशन। ठीक है, ये 5 तरह की होती है। ठीक है, ये 5 टाइप की होती है, ये 5 कैटेगरी में डिवाइडेड है। क्या है? IPCCL। अगर आईपीसीसी में एल लग गए ना तो मेरे को फाइनेंशियल रिस्क हो जाएगी, ऐसे तुम याद रख सकते हो। ठीक है, फिर बोलते हैं, अभी देखो तुम फ्लो देखो क्या है। पहले तुम्हारा रिस्क आया, मेरे 1 2 3 4 रिस्क होती है, स्ट्रेटेजिक, कंप्लायंस, ऑपरेशनल, फाइनेंशियल। फाइनेंशियल रिस्क 5 तरह की। अब बोलते हैं इवल्यूशन ऑफ फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क को इवल्यूएट करो, किसके एंगल से इवल्यूएट करो? एक तो स्टेक होल्डर, एक होता है कंपनी, एक होता है गवर्नमेंट। अब स्टेक होल्डर और शेयर होल्डर में क्या डिफरेंस होता है? शेयर होल्डर जो जिसने पैसा कंपनी में लगाया हो, ठीक है, वो इक्विटी होल्डर हो गया, है ना, उसने पैसा कंपनी में लगाया, वो क्या हो गया? शेयर होल्डर। पर स्टेक होल्डर कौन हुआ? सब लोग जो इंटरेस्टेड है कंपनी में, तो वो स्टेक होल्डर हुआ। तो स्टेक होल्डर, कंपनी, गवर्नमेंट। स्टेक होल्डर के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? इक्विटी शेयर, उनका गियरिंग रेशियो नहीं चेंज होना चाहिए, मतलब ज्यादा डेट इंक्लूड नहीं होना चाहिए। ज्यादा डेट इंक्लूड होगा तो गियरिंग आ जाएगा कंपनी में, रिस्क आ जाएगा, है ना, रिस्क आ जाएगा तो गियरिंग आ जाएगा। ठीक है, तो गियरिंग रिस्क आ सकता है। ठीक है, इक्विटी वालों को क्या डरेगा कि ज्यादा डेट ना आ जाए, ज्यादा डेट आ जाएगा तो मेरे को प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, गियरिंग प्रॉब्लम हो जाएगा, मेरे को गियरिंग रिस्क हो जाएगा। ठीक है, कंपनी को क्या हो जाएगा कि कोई भी मैं ज्यादा बोरो नहीं कर लूं, अगर मैं ज्यादा बोरो कर लिया मैंने, अगर मैंने डिफॉल्ट हो गया तो मैं लिक्विडेशन में जा सकती हूँ। कंपनी ये सोचती है, कंपनी के एंगल से कंपनी ऐसा सोचती है। गवर्नमेंट क्या सोचती है? अगर कोई भी बैंक फेल हो गया या बैंक डाउनग्रेड हो गया, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो पूरी सोसाइटी एट लार्ज पे फर्क पड़ेगा। कोई बैंक है, मान लो आज एसबीआई बैंक है ना, बैंकक्रप्ट हो जाए, तो कितने लोगों का पैसा डूबेगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट को ये चिंता है कि कोई बैंक को फाइनेंशियल रिस्क ना हो जाए। अगर बैंक को फाइनेंशियल रिस्क हो गया तो सोसाइटी एट लार्ज सफर करेगी उससे। ठीक है, तो मेरी 3 चीजें इवैल्यूएट किसके एंगल से करूंगा मैं? इवैल्यूएशन किसके एंगल से करूंगा मैं? 3 लोगों के एंगल से करूंगा, एक स्टेक होल्डर, एक कंपनी, एक गवर्नमेंट। स्टेक होल्डर, कंपनी, गवर्नमेंट। स्टेक होल्डर, कंपनी, गवर्नमेंट। स्टेक होल्डर को किसका डर है कि बहुत ज्यादा डेट ना आ जाए, डेट आ जाएगा तो मेरा क्या हो जाएगा? गियरिंग रिस्क हो जाएगा। ठीक है, और कंपनी को क्या है कि मैंने ज्यादा किसी से बोरो कर लिया, एक्सेस बोरो कर लिया मैंने, और या किसी को लेंड कर दी एक्सेस, अगर मैंने डिफॉल्ट कर दिया, सामने वाले ने डिफॉल्ट कर दिया, तो मेरा क्या, मैं लिक्विडेशन में जा सकता हूँ। ठीक है, गवर्नमेंट को क्या है, अगर कोई फेलियर ऑफ एनी बैंक और डाउनग्रेड हो गया तो मेरा क्या हो जाएगा? वो सोसाइटी एट लार्ज पे इंपेक्ट पड़ेगा। ठीक है, ये एक चीज, 2 चीज पढ़ाई मैंने। फिर तीसरी चीज है तुम्हारी आइडेंटिफिकेशन और मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क। ठीक है, अब इसमें क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे आपके? एक तो आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफाई कैसे करूंगा, मैनेज कैसे करूंगा, जो मैंने तुम्हें 5 रिस्क पढ़ाई थी ना ऊपर, IPCCL। ठीक है, IPCCL, तो एल से क्या था? लिक्विडिटी। ठीक है, तो एल का कुछ भी नहीं है, एल का आपको आइडेंटिफिकेशन और मैनेजमेंट है नहीं। इन 4 का तुम्हें आइडेंटिफिकेशन, कि आइडेंटिफाई कैसे करोगे इन रिस्क को, आपको कैसे पता लगेगा ये रिस्क हो गई, आइडेंटिफाई हो गया तो मैनेज कैसे करोगे। ठीक है, आइडेंटिफाई कैसे करोगे, आइडेंटिफाई हो गया तो मैनेज कैसे करोगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन कैसे आएगा
कि वेरियस हिंट दैट मैं प्रोवाइड ए काउंटर पार्टी रिस्क एज द फॉलो। वेरियस हिंट मतलब हिंट्स मतलब क्या हो गया कि आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, मेरे को ये हिंट्स मिले, हिंट्स मिलते ही मैं आइडेंटिफाई कर लूंगा। तो ये क्वेश्चन कैसे आइडेंटिफाई करोगे तुम कि ऐसे हिंट वर्ड यूज हो गया तो आपको आइडेंटिफिकेशन पूछ रहा है काउंटर पार्टी रिस्क का, ठीक है। और इस क्वेश्चन इस चैप्टर में मोस्टली केस स्टडी बना के आते हैं, तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा ये काउंटर पार्टी रिस्क है, ये क्या होता है। काउंटर पार्टी रिस्क क्या होता है, मैंने तुम्हें 500 रुपये का सामान दिया, तुमने 500 रुपये का डिफॉल्ट कर दिया, तुमने मेरे को पैसा ही नहीं दिया, तो काउंटर पार्टी रिस्क। मैंने सामने वाले पार्टी को कुछ पेमेंट, मैंने कुछ सामान दिया, उसने मेरे को पेमेंट ही नहीं दिया, तो वो होता है काउंटर पार्टी रिस्क, ठीक है। अब क्या होता है, कैसे तुम आइडेंटिफाई करोगे कि काउंटर पार्टी रिस्क हो सकता है, कि मान लो अपना दोनों का कॉन्ट्रैक्ट था, आपने बोला कि आप मेरे को ना ये चीजें सप्लाई करोगे, ठीक है। अब मेरे पास क्या हुआ, फेलियर टू ऑब्टेन नेसेसरी रिसोर्सेज टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। मैंने आधा ही प्रोजेक्ट, आपने मेरे को कॉन्ट्रैक्ट दिया था कि ये मेरा घर बनाना है एक, ठीक है। मिस्टर सामने कॉन्ट्रैक्ट दिया था मिस्टर मोहन को, ठीक है, कि ये मेरे को घर बनाना है मेरा, ठीक है। अब मोहन ने क्या किया, आधा घर बना दिया, ठीक है। ये ऊपर वाला पार्ट अभी भी पेंडिंग है, ये वाला पार्ट अभी भी पेंडिंग है, ठीक है। उसने इतना ही घर बनाया और उसके पास रिसोर्सेज खत्म हो गए, उसके लेबर थे वो चले गए, उसके पास जो भी सीमेंट वगैरह थी, रॉ मटेरियल था, वो खत्म हो गया। अब वो घर ही नहीं बना पा रहा, घर नहीं बना पा रहा, तो मिस्टर साहब ने क्या किया, इतना जो इसका भी पेमेंट नहीं दिया, बोला मैं इसका भी पेमेंट नहीं दूंगा, मेरे को पूरा घर बना के दे तभी पेमेंट दूंगा। तो इससे मेरे को पता लग रहा है ना कि काउंटर पार्टी रिस्क हो सकती है। तो जब मेरे पास फेलियर टू ऑब्टेन नेसेसरी रिसोर्सेज हो जाएंगे तो मेरे को पता लग जाएगा कि यार काउंटर पार्टी रिस्क हो सकती है, क्योंकि मैंने अभी तक मेरा काम ही पूरा नहीं किया, ठीक है। एनी रेगुलेटरी रिस्ट्रिक्शन फ्रॉम द गवर्नमेंट, मैं तो ये घर बनाना चाहता था पर गवर्नमेंट ने मना कर दिया कि आप इस जगह पे घर नहीं बना सकते, ठीक है। गवर्नमेंट की फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं की, उसके कारण मना नहीं पाया मैं, ठीक है। तो मिस्टर साम बोलेगा मेरी क्या गलती, तुमने पहले कॉन्टेक्ट क्यों लिया, अपने तो कॉन्टेक्ट में बात हुई थी सब कुछ, तुम्हारे फ्रॉड के कारण मेरा घर नहीं बन रहा, या तुमने कुछ भी किया उसके कारण मेरा घर नहीं बन रहा, मैं तो पेमेंट ही नहीं करूंगा। कोई गवर्नमेंट रेगुलेटरी रिस्ट्रिक्शन लगाते। होस्टाइल एक्शन बाय द फॉरेन गवर्नमेंट, कि मान लो मैंने ट्रांजेक्शन किया था, मिस्टर मोहन ने ट्रांजेक्शन किया था चाइना वाले बंदे से, ठीक है। इससे क्या किया था, एक्सपोर्ट किया था इसे कुछ सामान, ठीक है। अब चाइना वाला को पेमेंट करना था, पर गवर्नमेंट ने बीच में ही क्या किया, चाइना गवर्नमेंट ने बोला कि हम इंडिया से कोई रिश्ता ही नहीं रखेंगे, नो रिलेशन। तो इससे क्या होगा, ये इसको पेमेंट ही नहीं करेगा, पता है। अभी वो बोलेगा कोई रिलेशन नहीं रखना, कोई पेमेंट करने की जरूरत ही नहीं है, कोई पेमेंट करने की जरूरत ही नहीं है, तो सामने वाला चाइना वाला क्यों पेमेंट करेगा, चाइना वाला पेमेंट नहीं करेगा, मतलब होस्टाइल एक्शन बाय फॉरेन गवर्नमेंट, ऐसा फॉरेन गवर्नमेंट ने कोई होस्टाइल एक्शन ले लिया जिसके कारण अब मेरे को काउंटर पार्टी रिस्क हो सकता है। लेट डाउन बाय थर्ड पार्टी, लेट डाउन बाय थर्ड पार्टी मतलब मेरे को ये सामान भेजना था चाइना, मेरे पास सामान रेडी है, पर जो ये सामान किसके थ्रू भेजूंगा, शिप के थ्रू भेजूंगा, है ना, वो शिप पे नहीं चल रही। मेरा ऐसा कॉन्टेक्ट था, मेरे जब मैंने बात की थी तो उन्होंने बोला मेरे को 1 महीने के अंदर सामान भेज दोगे तो आपको मैं पेमेंट कर दूंगा, ठीक है। पर वो थर्ड मैंने, और स्पेसिफिकली इन्हीं के लिए मैंने चाइना वालों के लिए वो प्रोडक्ट डिजाइन किए थे, वो इंडिया में बिकेंगे भी नहीं अभी, ठीक है। मैंने चाइना वालों के लिए स्पेसिफिक प्रोडक्ट डिजाइन किए, अब वो शिप वाले नाटक कर रहे हैं कि अब हमारी चलेगी नहीं शिप, है ना, हमारा बंद है 5-6 महीने, हमारी शिप चलेगी नहीं, हम हड़ताल पे। तो अगर थर्ड पार्टी मना कर दे कुछ भी काम करने के लिए, उसके कारण मेरा काम पूरा नहीं हो पा रहा है, मेरा कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हो पा रहा है, तो उसे क्या बोलूंगा मैं, लेट डाउन बाय थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी के कारण मेरा कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हो, थर्ड पार्टी ने डिफॉल्ट कर दिया, ठीक है। मैंने शिप पे सामान भेज दिया, पर शिप वाला ने बोला कि सामान ही गायब हो गया, सर आपने तो कुछ भेजा ही नहीं था, ठीक है। उसके कारण क्या हो रहा है, मेरा कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हो पा रहा है, काउंटर पार्टी रिस्क हो पा रहा है, ठीक है। तो लेट डाउन बाय थर्ड पार्टी, हैव बिकम इंसॉल्वेंट, मैंने चाइना वाले को सामान भेजा पर चाइना वाले पर्सन इंसॉल्वेंट हो गया, उसके पास पैसा ही नहीं है, इंसॉल्वेंट हो गया, बोला कि सर मैं तो कंगाल हो गया, कर लो जो करना है, क्या कर लेगा तो क्या हो गया उससे, काउंटर पार्टी रिस्क। तो कैसे याद रखोगे काउंटर पार्टी, इनको तुम 3-4 बार पढ़ोगे तुम्हें याद हो जाएगा बेसिकली। पहला क्या है कि मेरा फेलियर टू ऑब्टेन नेसेसरी रिसोर्सेज, के मेरे पास रिसोर्सेज कंप्लीट करने के लिए रिसोर्सेज ही नहीं। दूसरा, एनी रेगुलेटरी एक्शन फ्रॉम द गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट ने एक्शन ले लिया, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन वगैरह लगा दी। होस्टाइल एक्शन ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट ने कोई भी होस्टाइल एक्शन ले लिया। लेट डाउन बाय थर्ड पार्टी, हैव बिकम इंसॉल्वेंट, ठीक है।
वेरियस टेक्निक टू मैनेज। अब मैनेज कैसे करूंगा मैं काउंटर पार्टी रिस्क को? तो मैं क्या करूंगा, जब भी किसी से ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ ना, पहले मैं ड्यू डिलीजेंस करूंगा बिफोर डीलिंग विद एनी थर्ड पार्टी। जैसे मैं चाइना वाले से ट्रांजेक्शन कर रहा, पहले ड्यू डिलीजेंस करूंगा कि इंसॉल्वेंट तो नहीं हो जाएगा ना। ये किसी भी पार्टी से कर रहा हूँ तो मैं पहले ड्यू डिलीजेंस करूंगा कि ये पार्टी जेन्युइन है ना, कोई मेरे को फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं होगी ना पेमेंट निकालते हुए टाइम। ठीक है। डू नॉट ओवर कमिट और सिंगल पार्टी और ग्रुप ऑफ कनेक्टेड एंटिटीज, है ना, कि मैं मेरा सप्लायर मिस्टर मोहन अपना सारा सेल्स एक ही पर्सन को नहीं बेच रहा है। अगर एक ही पर्सन को बेच रहा है, ये इंसॉल्वेंट हो गया, है ना, या इसने कोई भी पैसा नहीं दिया मेरा मनी, इसने पैसे का पेमेंट नहीं किया, तो क्या हो जाएगा, ये तो इसका तो दिक्कत हो जाएगी ना, इसको फाइनेंशियल रिस्क हो जाएगी ना। बट क्या करता था मोहन, 50 पार्टीज को सामान बेचता था। अगर एक पार्टी सामान ना भी भेजे तो 49 पार्टीज तो उसका पेमेंट कर देगी। ठीक है, तो 49 पार्टी पेमेंट करेगी तो उसको फाइनेंशियल रिस्क नहीं होगा। तो बोलते हैं कि एक एंटिटी को मत करो और ग्रुप ऑफ कनेक्टेड एंटिटी को मत करो। मान लो ये 49 एंटिटी एक दूसरे से कनेक्टेड ही थी, एक दूसरे की सब्सिडी एसोसिएट वही थी, सब कुछ सिस्टर कंसर्न थी सब कुछ। तो एक पेमेंट नहीं करेगा तो बोलेगा सब हम सबको ही पेमेंट नहीं करेगा, कोई पेमेंट नहीं करेगा। पर ट्रांजेक्शन 50 के साथ कर रहा था, पर वो सारी कनेक्टेड एंटिटी थी, तो वो पेमेंट करेगी नहीं अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो। ठीक है, तो इससे क्या होगा, फाइनेंशियल रिस्क हो सकता है मिस्टर मोहन को। करेक्ट, हो सकता है। तो एक पार्टी को ओवर कमिट मत करो या कनेक्टेड ग्रुप वाले को ओवर कमिट मत करो। ठीक है। नो योर एक्सपोजर लिमिट, मेरे को मेरा एक्सपोजर लिमिट पता होना चाहिए। अगर मैं किसी से ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ 1 लाख रुपए का, अगर वो 1 लाख रुपए मेरे को ना दे तो मेरे को चलेगा क्या? मैं उतनी ही क्रेडिट दूं जितना मेरे को चल जाएगा। ठीक है, मेरे को मेरा एक्सपोजर लिमिट पता होना चाहिए, मैं कितने का लॉस बियर कर पाऊँ रहा हूँ। ठीक है, उतना ही मैं लॉस ले। ठीक है। रिव्यू द लिमिट एंड प्रोसीजर ऑफ द क्रेडिट रेटिंग अप्रूवल। मेरे को लिमिट्स वगैरह चेक कराते रहने चाहिए कि उसकी क्रेडिट रेटिंग कैसी है। मैं जिस भी पार्टी के साथ ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ उसकी रेटिंग AAA, AA, BB, BBB, BB, CCC, क्या है रेटिंग, क्या है उसकी। तो ये मेरे को क्या होना चाहिए, मैं उसकी रिव्यू करता रहूँ लिमिट्स, कितना मेरे को उसको पैसा देना है, इस लिमिट के ऊपर नहीं देना है मेरे को, वो सब कुछ देखो। अगर मान लो मेरे को लग रहा है कि ये पार्टी डिफॉल्ट होने वाली है, ठीक है, मेरे को लग रहा है यार ये तो बैंकरप्ट होने वाला है, तो जैसे ही मेरे को पता लगे सबसे पहले मैं दौड़ लगाऊं और उस पार्टी के घर पे खड़ा हो जाऊं कि यार मेरे को मेरा पेमेंट कर दे, है ना, या सबसे पहले मैं मेरा केस डाल दूं कि मेरा पेमेंट मेरे को चाहिए। ठीक है, तो रैपिड एक्शन इन केस ऑफ एनी लाइक्लीहुड ऑफ डिफॉल्ट। जब भी मेरे को लग रहा है कि कोई भी डिफॉल्ट हो सकता है तो फटाफट एक्शन लो। ऐसा नहीं बैठे रहो कि यार अरे ये हो गया वो हो गया, ये सब मत करो। अगर जैसे ही कुछ भी हो रहा है रैपिड एक्शन लो ताकि तुम्हारा पैसा रिकवर हो सके, या चांसेस बढ़ जाए कि तुम्हारा पैसा रिकवर हो जाएगा। ठीक है, उनसे परफॉर्मेंस गारंटी ले लो और इंश्योरेंस ले लो, या अदर इंस्ट्रूमेंट में कुछ भी लिखा लो, प्रोमिसरी नोट लिखा लो या कोई और नोट लिखा लो कि मैं आपका पैसा दे दूंगा। ठीक है, तो मैनेज कैसे करूंगा, मैं बोलूंगा ड्यू डिलीजेंस करा लूंगा, मैं एक पार्टी को ओवर कमिट नहीं करूंगा, मेरे को मेरी एक्सपोजर लिमिट पता होनी चाहिए, मैं रिव्यू कर लूंगा लिमिट और क्रेडिट रेटिंग अप्रूवल रेगुलेटरी से बात कर लूंगा, उनके वो रेटिंग देख लूंगा, रैपिड एक्शन देख लूंगा कि लाइक्लीहुड क्या है डिफॉल्ट का, और परफॉर्मेंस गारंटी वगैरह ले लूंगा। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा काउंटर पार्टी रिस्क। दूसरा हो गया पॉलिटिकल रिस्क। अब पॉलिटिकल रिस्क में 2 क्वेश्चन है, एक तो तुम्हारा आइडेंटिफिकेशन और एक ये वाला क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन क्या है कि सिंस द रिस्क मेनली रिलेट टू इन्वेस्टमेंट इन द फॉरेन कंपनी शुड असेस द काउंटर पार्टी रिस्क। क्या है बताता हूँ, पहले ये वाला करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं। पॉलिटिकल रिस्क में कैसे आइडेंटिफाई करूंगा कि पॉलिटिकल रिस्क होने वाली है, कि इंसिस्टेंस मतलब होता है डिमांड, कि गवर्नमेंट बोल रही है कि हमें तो हमारे ही इन्वेस्टर और लेबर चाहिए, हमें तो हमारे ही इन्वेस्टर और लेबर चाहिए। मान लो मेरा एक बिजनेस था, मान लो ये बोट है, अमन गुप्ता का बिजनेस है बोट, इसमें बाहर वाला यूएस का एक बहुत सारे इन्वेस्टर है, टाइगर ग्लोबल है ना, ये सब इसी है, और ब्लैक रॉक है, ये सब इन्वेस्टर है, बाहर वाले इन्वेस्टर है। ठीक है, और इसने बहुत सारे इंजीनियर्स हायर कर रहे हैं बाहर वाले, बहुत सारे बाहर वाले इंजीनियर्स हायर कर रखे हैं। ठीक है, बोट ने,
गवर्नमेंट अचानक आए एक दिन बोले कि एक काम करो, तुम ये सब इन्वेस्टर को गायब कर दो और सब लेबर को गायब कर दो, हमें तो हमारे इन्वेस्टर रहने चाहिए और हमारे लेबर रहने चाहिए। अगर ऐसा होगा तो पॉलिटिकल रिस्क है ना, गवर्नमेंट ने अपनी टांग लगाई बीच में, जिसके कारण मेरे बिजनेस पे फाइनेंशियल रिस्क आ रहा है, मेरा बिजनेस खत्म होने वाला है, ठीक है, क्योंकि सब मेरा अगर इन्वेस्टर चले जाएंगे, लेबर चले जाएंगे, तो बिजनेस कैसे चलेगा अचानक। तो बोलता है कि अगर गवर्नमेंट डिमांड कर दे कि मेरा रेसिडेंट इन्वेस्टर और लेबर होना चाहिए। मैंने किसी से ट्रांजेक्शन किया, मैंने चाइना वाले से ट्रांजेक्शन किया या मैंने पाकिस्तान वाले से किसी से ट्रांजेक्शन किया मान लो, है ना, मैंने इनको क्या किया, एक्सपोर्ट किया, इन्होंने मेरे को क्या दिया, पाकिस्तान करेंसी सब कुछ दी, पाकिस्तानी रुपी दिया, ठीक है, चाइना वाले ने मेरे को येन दिया, इसने मेरे को पाकिस्तानी रुपी दिया। अब गवर्नमेंट बोले कि चाइना और पाकिस्तान वालों से हमारा सब रिश्ता नाता खत्म है। अभी जैसे चाइना इससे पाकिस्तान से अपनी फाइट हुई थी, ठीक है, तो क्या बोला अपन ने कि हमारा पाकिस्तान से सब कुछ खत्म है, तो पाकिस्तान का कोई भी अगर तुम्हारे पास करेंसी है तो हम कन्वर्ट नहीं करेंगे इंडिया में, आपके पास करेंसी तो आप भाड़ में जाओ, हमें कोई मतलब नहीं है, आपका कन्वर्जन ही नहीं होगा। तो ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन लगा दिया तो कन्वर्जन पे, तो मेरे पास तो बहुत सारे रुपए आ रहे थे, मेरे पास तो 1 करोड़ रुपए आ रहे थे पाकिस्तानी रुपये, मैं उसके कन्वर्ट ही नहीं करा पा रहा, मेरे पास तो कोई काम का ही नहीं है वो। तो अगर ऐसा कोई गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन लगा दे दो कन्वर्जन पे, तो ये क्या हो सकता है, पॉलिटिकल रिस्क हो सकता है, ठीक है। एक्सप्लोइटेशन ऑफ फॉरेन असेट बाय द लोकल गवर्नमेंट, कि मेरी असेट थी पाकिस्तान या चाइना में, उनकी गवर्नमेंट बोले कि अब ये असेट हम नहीं देंगे आपको, ये असेट तो हमारी है, इंडिया वालों को ये असेट पे कोई वो क्लेम ही नहीं कर सकते, पर असेट तो मैंने खरीदी थी एक्चुअली, पर उधर वाली गवर्नमेंट आए और उन्होंने बोल दिया कि आप ये असेट ले ही नहीं सकते, है ना। तो अगर गवर्नमेंट मेरी फॉरेन असेट है, उधर की लोकल गवर्नमेंट वो फॉरेन असेट रख ले, तो प्राइस फिक्सेशन ऑफ द प्रोडक्ट, जैसे ट्रम्प आया, ट्रम्प ने बोला कि मैं क्या लगाऊंगा, ड्यूटी लगाऊंगा, इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी, सब कुछ लगा दूंगा बहुत सारी, या तुम ये प्राइस तुमने खरीद लिया, कोई भी प्रोडक्ट तुम खरीद रहे हो तो वो तुम इस प्राइस के ऊपर बेच ही नहीं सकते या इस प्राइस के नीचे बेच ही नहीं सकते, ठीक है, ऐसा कोई प्राइस फिक्स कर दिया, ठीक है, जिससे मेरे को नुकसान हो गया, समझे। या मान लो कि इंडिया में कोई बना रहा है प्रोडक्ट 100 रुपये में, इंडिया में कोई प्रोडक्ट बेच रहा है 100 रुपये में, उसकी कॉस्टिंग आ रही है 80 रुपये, तो एक बंदा तो उसने दिमाग लगाया कि ये प्रोडक्ट मैं चाइना से लेके आ जाता हूँ, चाइना से मेरे को मिलेगा 60 रुपये में, और इस वाले केस में इसको प्रॉफिट हो रहा है 20 रुपये का, और इस वाले केस में इसने सोचा मेरे को प्रॉफिट हो जाएगा 40 रुपये का, ठीक है, इसने इतना सोचा। पर चाइना गवर्नमेंट ने बोला कि आपने हमारा प्रोडक्ट इंपोर्ट कर लिया ना, आप ये 120 से कम बेच ही नहीं सकते, आप 120 में बेचो, आप 60 रुपये का प्रॉफिट कमाओ, पर 120 के नीचे बेच ही नहीं सकते। अगर मैं वो चाइना वाला प्रोडक्ट 120 में बेचूंगा तो मेरा प्रोडक्ट कोई कोई क्यों लेगा, अगर क्वालिटी सब कुछ सेम है, मेरा प्रोडक्ट कोई क्यों लेगा, वो तो 100 रुपये वाला प्रोडक्ट लेगा, मैं मार्जिन मेरा 60 रुपये, पर क्या फायदा उस मार्जिन का जब वो कोई बिकेगा ही नहीं मेरा प्रोडक्ट, मैंने तो बहुत सारा इंपोर्ट कर लिया है। तो ऐसा अगर प्राइस फिक्स कर दे गवर्नमेंट अपने प्रोडक्ट की कि इससे ज़्यादा तुम बेच ही नहीं सकते, ऐसा कुछ नहीं कर सकते, तो भी मेरे को क्या हो सकता है, फाइनेंशियल रिस्क हो सकता है, किसके कारण हुआ, गवर्नमेंट के कारण, है ना। वापिस से अगर मैं रिवाइज करूं तो मेरे को क्या हो सकता है कि मेरा डिमांड हो जाए इंडियन कस्टमर और इंडियन इन्वेस्टर और लेबर की, रेस्ट्रिक्शन कन्वर्जन पे, एक्सप्लोइटेशन ऑफ फॉरेन असेट और प्राइस फिक्सेशन, ठीक है। इसको मिटिगेट कैसे करूंगा, तो अगर ऐसा हो जाए तो मैं मैनेज कैसे करूंगा, मैं क्या करूंगा, लोकल सोर्सिंग ऑफ रॉ मटेरियल लोकल लूंगा और लेबर भी लोकल ही रखूंगा मेरे, तो ये अमन गुप्ता क्या करेगा, अपने लोकल ही इंजीनियर हायर कर लेगा फटाफट, ठीक है। और एंटर इनटू जॉइंट एग्रीमेंट, जॉइंट एग्रीमेंट क्या होगा, मान लो मैं इधर बैठा हूं और मैंने जापान वाले किसी के साथ ट्रांजेक्शन किया, ठीक है, अब जापान वाला मेरे को पैसा ही नहीं दे रहा, है ना, जापान के गवर्नमेंट ने बोला कि आप पैसा नहीं दोगे तो भी चलेगा, तो जापान वाला पैसा नहीं दे रहा मेरे को, और ट्रांजेक्शन था 1 लाख रुपए का, मान लो, ठीक है, येन को कन्वर्ट करता हूँ तो वो 1 लाख रुपए मेरा हो जाता है, ठीक है। तो जापान वाला कि हम तो क्या नहीं करेंगे, कोई आपको पेमेंट ही नहीं करेंगे। अगर मैं ये ट्रांजेक्शन
एक कंपनी जॉइंट वेंचर बनाता और जॉइंट वेंचर में एक और कंपनी मिस्टर जिनको बिठाता और एक कंपनी मिस्टर मोहन है, ये मिस्टर मोहन, ये दोनों एक कंपनी बना लेते एबीसी लिमिटेड जॉइंट वेंचर, और ये इससे ट्रांजेक्शन करते और दोनों का शेयर रहता 50,000 रुपये। तो ये वाला कन्विंस कर सकता था ना इसको, यार पैसा दे दे, है ना, तुम्हारे पास तो इतना पैसा है, क्यों कर रहे हो, अगली बार से ट्रांजेक्शन मत करना या कुछ और मत करना, इसका पैसा दे दो। तो अगर जॉइंट वेंचर में मैं पार्टिसिपेट कर लूँ उस कंपनी के साथ, तो उससे क्या होगा, मेरा मेरा क्या होगा, पॉलिटिकल रिस्क नहीं हो पाएगा। ठीक है, मैं उससे मिटिगेट कर पाता हूँ। ठीक है, एक तो रॉ मटेरियल था कि मेरा क्या था, एक तो इन्वेस्टर और लेबल क्या होनी चाहिए, मेरे इंडिया के होनी चाहिए, तो मतलब रॉ मटेरियल मेरा इंडिया का लोकल सोर्स होना चाहिए और फाइनेंसिंग भी मैं लोकली कर लूँ, इन्वेस्टर भी मेरे लोकल होनी चाहिए और प्रायर नेगोशिएशन होनी चाहिए, है ना, कि कोई बाद में प्राइस फिक्स ना कर दे और कुछ नहीं कर दे, तो पहले मैं प्रायर नेगोशिएशन कर लूँ कि देखो ऐसा नहीं होना चाहिए, आप बोल दो कि 120 के नीचे बेच ही नहीं सकता, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, है ना। वो बोलेगा कि हाँ चलो ये लोग गवर्नमेंट का अप्रूवल है, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैंने गवर्नमेंट से बात कर ली। ठीक है, या हमारा कमेटी में लोग बैठे रहते हैं, हमारा जो भी एक बिजनेस का हेड है वो गवर्नमेंट से जाके बात करके आए, ऐसा कभी नहीं होगा। तो आप आराम से टेंशन फ्री होके कांटेक्ट करो हमारे साथ। ठीक है, फिर क्या है, सिंस द रिस्क मेनली रिलेट टू द इन्वेस्टमेंट इन द फॉरेन कंपनी, मोस्ट ऑफ द रिस्क क्या होती है, मेरा कौन सी रिस्क होती है कि मैं फॉरेन कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, इंडिया की कंपनी है, ये इन्वेस्ट करती है फॉरेन की कंपनी में। ठीक है, तो उधर काउंटर पार्टी रिस्क हो सकती है, वो कैसे हो सकती है, तो अगर आपको ये ना हो तो आप क्या करो कि रेफर करो पॉलिटिकल रैंकिंग पब्लिश बाय द डिफरेंट मैगजीन। एक मैगजीन होती है, उसमें ना रैंकिंग दी हुई रहती है, पॉलिटिकल रैंकिंग दी हुई होती है कि ये गवर्नमेंट, ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है। ठीक है, तो इसकी रैंकिंग हो गई लास्ट एकदम। ठीक है, मतलब पाकिस्तान में तुमने देखो किसी ने भी 5 साल का टर्म पूरा नहीं करता, कोई भी कभी भी हट जाता है। ठीक है, नेपाल भी सेम केस है। ठीक है, बांग्लादेश ऐसा केस है, पर यूएस से अच्छा है उसका गवर्नमेंट। ठीक है, चाइना का एक ही है, वो चेंज ही नहीं होता। तो ऐसा तुम पॉलिटिकल रैंकिंग देखो किसकी गवर्नमेंट सही है, किसकी गवर्नमेंट बकवास है, तो उसी के अकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन करो, ताकि तुम्हारा ये क्या ना हो कि मान लो इससे होता है क्या कि आज ये गवर्नमेंट है, कल दूसरी गवर्नमेंट आएगी, फिर तीसरी गवर्नमेंट आएगी, तो उससे अभी आज मोदी जी हैं, कल राहुल आ जाए, राहुल गांधी आ जाए, फिर वापिस से मोदी जी आ जाए, तो इससे क्या होगा, मोदी जी ने बोला कि मैं चाइना से इंपोर्ट नहीं करूंगा, राहुल ने बोल दिया चाइना से इंपोर्ट करूंगा, मोदी जी वापिस से बोले चाइना से इंपोर्ट नहीं करना है। तो उससे क्या होता है, उससे ज्यादा प्रॉब्लम होती है बार बार में। तो कितना स्टेबल है तुम्हारी गवर्नमेंट, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो तुम्हारी गवर्नमेंट कितनी स्टेबल है, तो पॉलिटिकल रैंकिंग देख लूंगा, उससे मेरे को पता लग जाएगा गवर्नमेंट कितनी स्टेबल है, या गवर्नमेंट है तो वो कैसे डिसीजन लेती है। ट्रंप आता है कुछ भी बोल जाता है कि 500% टैरिफ लगा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। ठीक है, वायोलेटिंग कंट्री मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, की कंपनी का मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कैसा है, कंपनी का बाहर वाला एनवायरनमेंट कैसा है, कि मतलब वो कंट्री का एनवायरनमेंट कैसा है। ठीक है, करंट गवर्नमेंट की पॉपुलैरिटी कितनी और उसकी वो जो ये मैंने एग्जांपल बताया आपको कि उसकी स्टेबिलिटी कितनी है, कि मेरे को लग रहा है मोदी जी की पॉपुलैरिटी बहुत अच्छी है, तो 2029 वाले इलेक्शन में, 2029 वाले इलेक्शन में भी वापस से मोदी जी आ जाएंगे। अगर मोदी जी आ गए तो पॉलिसी मोस्टली चेंज नहीं होगी, है ना। तो वो आप ये देखो कि करंट गवर्नमेंट उसकी पॉपुलैरिटी कितनी है और उसको एक्सेस करो कि वो स्टेबल कितनी है। ठीक है, टेकिंग एडवाइस फ्रॉम द एम्बेसी ऑफ द होम करेंटी इन द होस्ट कंट्री, मतलब मान लो मुकेश अंबानी है, अब रिलायंस को किसी से करना है, जापान से कांटेक्ट करना है। अब जापान कैसा है ये, या ये कंपनी कैसी है, ये एरिया कैसा है, इससे ट्रांजेक्शन कर लूँ नहीं कर लूँ। तो मुकेश अंबानी अपने इंडियन एम्बेसी है जापान में, है ना, वो उससे कॉल लगाएगा और बोलेगा कि यार मेरे को ये बताओ कि मैं इधर से ट्रांजेक्शन कर लूँ क्या, वो बोल देंगे सर कर लो। ठीक है, तो इधर क्या लिख रखा है, टेकिंग एडवाइस फ्रॉम द एम्बेसीज ऑफ द होम कंट्री, होम कंट्री के एम्बेसी है जो कि आपकी होस्ट कंट्री में,
ठीक है, जिससे आप ट्रांजेक्शन करने जा रहे हो उससे आप एडवाइस ले लो कि मेरे को ट्रांजेक्शन करना चाहिए या नहीं करना। ठीक है, एक दो बार आप पढ़ोगे तो आपको लर्न हो जाएंगे। मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया इनका मतलब क्या हुआ। ठीक है, अब इंटरेस्ट रेट रिस्क, मॉनेटरी पॉलिसी, दो पॉलिसी होती है मेरी, मॉनेटरी और फिस्कल। मॉनेटरी पॉलिसी में मैं बोलता हूं कि मेरा मनी सप्लाई और इंटरेस्ट रेट। फिस्कल पॉलिसी में बोलता हूं गवर्नमेंट की स्पेंडिंग और टैक्सेशन। ये आपने कभी पहले इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा। ठीक है, तो अगर इंटरेस्ट रेट की बात आई तो इंटरेस्ट कहाँ आता है, इधर, तो इसमें मॉनेटरी रिस्क तो आएगा ही। ठीक है, फिस्कल नहीं आएगा। ठीक है, आपने पहले पढ़ा होगा मॉनेटरी फिस्कल में क्या डिफरेंस है, तो आपको याद और अच्छे से याद हो जाए इसलिए मैंने डिफरेंस भी बता दिया कि मॉनेटरी दो चीज़ों के बारे में बात करता है, मनी सप्लाई और इंटरेस्ट के बारे में, और फिस्कल दो चीज़ों की बात करता है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग और टैक्सेशन के बारे में, कितना गवर्नमेंट स्पेंड करेगी, कितना टैक्सेशन लगाएगी, वो फिस्कल पॉलिसी होती है। इंटरेस्ट की जहां भी बात हो रही है ना, इंटरेस्ट रेट कम रहेगा ज़्यादा रहेगा, वो मॉनेटरी पॉलिसी होती है। तो बोलता है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि मेरा इंटरेस्ट रेट रिस्क हो सकता है नहीं हो सकता, तो बोलता है आप मॉनेटरी पॉलिसी देख लो गवर्नमेंट की। ठीक है, एनी एक्शन बाय द गवर्नमेंट डिमोनेटाइजेशन, जैसे गवर्नमेंट ने डिमोनेटाइजेशन कर दिया, तो डिमोनेटाइजेशन कर दिया तो पूरा केस खत्म हो गया मार्केट में। अब क्या होगा, अगर आपको लोन लेना है तो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट पे मिल रहा है, तो उससे इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे हुई ना। ऊपर नीचे कैसे हुई, क्योंकि गवर्नमेंट ने अपना टांग लगाई बीच में, या गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा एक्शन लिया। ठीक है, इकोनॉमी में ग्रोथ कैसी हो रही है, इकोनॉमी में ग्रोथ कितनी हो रही है, 10% हो रही है, 20% हो रही है, अकॉर्डिंगली मेरा इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे जाएगा। ठीक है, इंडस्ट्री का डेटा देखो, इंडस्ट्री का डेटा देखो, उससे पता लगेगा इंडस्ट्री इतने परसेंट से ग्रो कर रही है। तो अगर आपको इधर इन्वेस्ट करना है कोई भी कंट्री में, तो आपको पता रहेगा कि अगर वो मेरे को इतना परसेंट इंटरेस्ट दे रहा है, रिटर्न दे रहा है, तो मैं इधर इन्वेस्ट करूँ, अदरवाइज मैं ना करूँ। ठीक है, इन्वेस्टमेंट बाय फॉरेन इन्वेस्टर, फॉरेन इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट कर रखा है, वो देखो आप, है ना, कि अगर ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मतलब उधर का इंटरेस्ट बहुत अच्छा है, इंटरेस्ट बहुत ज्यादा इंटरेस्ट देती है या स्टेबल है उसकी, है ना। तो ये मेरे को आइडेंटिफाई हो जाएगा। ठीक है, स्टॉक मार्केट में ज्यादा चेंजेस हो रहा है, अगर स्टॉक मार्केट बहुत ज्यादा अप डाउन हो रहा है मतलब इंटरेस्ट रेट मेरा बहुत ज्यादा अप डाउन हो रहा है। ठीक है, मैनेजमेंट, इनको मैनेज कैसे करो, अब ये आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है वैसे तो, क्योंकि आईसीए ने क्या लिखा है, इसमें नोट लिखा कि ये पर्टिकुलर चैप्टर है, उसमें आप जाके पढ़ सकते हो। ठीक है, और वो वाला चैप्टर के थ्रू पढ़ सकते हो, है ना, क्योंकि आईआरआर में एक चैप्टर है मेरा, इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट, इंटरेस्ट रेट को रिस्क को मैनेज कैसे करूंगा, तो वो उधर स्पेसिफिकली दिया हुआ है। ठीक है, मैंने इधर डाल दिया आपको, आप इधर से पढ़ लो तो भी चलेगा आपको। ठीक है, और बहुत सिंपल है ये तो। अब मेरे बहुत सारे एनालिसिस होता है, उसमें आप एक चीज पढ़ते हो, एफआरए पढ़ते हो, राइट है, एक होता है एएलएम। ठीक है, एक होता है मेरा फ्यूचर ऑप्शन स्वैप, ये तीन तो हर जगह आएगा, फ्यूचर ऑप्शन स्वैप, है ना। फ्यूचर ऑप्शन स्वैप के भी तीनों को क्वेश्चन आपने किए होंगे, उसमें एफआरए उसमें याद करो आईआरआर वाले चैप्टर में। ठीक है, एक होता है मैच्योरिटी एनालिसिस, एक होता है ड्यूरेशन एनालिसिस, ये दो चीजें भी होती है। ठीक है, करेंसी रिस्क, अब करेंसी में, अभी जब 1947 में इंडिया आजाद हुआ था तो $1 इक्वल टू 1 रुपी था, बट आज $1 इक्वल टू ₹90 है। तो रुपी इतना डिप्रिसिएट कैसे हो गया, है ना, और ये इतना एप्रिसिएट कैसे हो गया। तो इसके दो मेजर रीजन होते हैं, दो मेजर रीजन कौन से होते हैं, एक तो इंटरेस्ट रेट और एक इन्फ्लेशन। तो आप याद करो जब आप फॉरेक्स पढ़ते थे तो आप एक चीज पढ़ते थे, इंटरेस्ट रेट पेरिटी, इंटरेस्ट रेट पेरिटी, है ना, इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट पेरिटी दो चीजें पढ़ते थे आप। ठीक है, तो ये दो चीजें तो आएगी आपकी, इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट। कौन सा इंटरेस्ट रेट, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। ठीक है, गवर्नमेंट का कोई एक्शन है जिसके कारण करेंसी चेंज हो रही, गवर्नमेंट ने बोला कि अब आप ना करेंसी को चेंज नहीं करा सकते, तो मेरे पास रुपए पड़े थे और मैंने करेंसी चेंज नहीं करा सकता। अब आप इसमें कंफ्यूज हो सकते होंगे कि करेंसी चेंज नहीं करा सकता, पॉलिटिकल रिस्क आएगी क्या करेंसी रिस्क आएगी, है ना। मोस्टली अगर ये क्वेश्चन आए कि करेंसी चेंज पे, कन्वर्जन पे उन्होंने बैन कर दिया, कुछ भी रेस्ट्रिक्शन लगा दी, तो आप क्या करके आना, पॉलिटिकल रिस्क करके आना। ठीक है, आपको कंफ्यूजन हो सकते हो, करेंसी चेंज कराने पे बैन कर दिया तो क्या आएगा, ये आएगा, ये करेंसी आएगा या पॉलिटिकल आएगा, तो आप पर ये करके आना, पॉलिटिकल करके आना, ये करके आना पॉलिटिकल रिस्क। ठीक है, नेचुरल क्लेमिडिटी, कोई नेचुरल क्लेमिडिटी होगी, बाढ़ वगैरह आ गई कुछ भी, तो उससे क्या हो गया, नेगेटिव इंपैक्ट पड़ गया,
उसकी करेंसी की प्राइस गिर गई, अचानक की प्राइस गिर गई तो दिक्कत हो गई, ठीक है। वॉर कूप हो गया, रिबेलियन हो गया, जैसे पाकिस्तान से अपना हो गया था वॉर कूप, उससे क्या हो गया, करेंसी एक्सचेंज रेट बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो गई, ठीक है। चेंज ऑफ गवर्नमेंट चेंज होती जाएगी तो करेंसी स्टेबल नहीं रहेगी, मैंने तुम्हें बताया, ठीक है। मैनेज कैसे करोगे, वही सेम, फॉरवर्ड फ्यूचर ऑप्शन स्वैप, ये 4 चीज़ें इधर भी आएगी, यही 4 चीज़ें इधर भी आएगी, ठीक है। फिर लेगिंग, लीडिंग, नेटिंग, मैचिंग, मनी मार्केट, ये तुम्हें याद रहे तो कर लो, नहीं रहे तो ठीक है। और फॉरेक्स वाले चैप्टर पढ़ोगे तो ये स्पेसिफिक टॉपिक है, लेगिंग करना, नेटिंग करना, मैचिंग करना, मनी मार्केट, ठीक है। मैंने क्या पढ़ाया तुम्हें, अभी देखो इधर से वापस रिवाइज करा देता हूँ। टाइप ऑफ रिस्क फोकस, जिसमें यू का कुछ नहीं है, FOCS, ठीक है। फिनेंशियल ऑपरेशनल कंप्लायंस स्ट्रेटेजी, ठीक है। फिनेंशियल रिस्क कौन सी हो सकती है, IPCC में L, IPCCL क्या होता है, इंटरेस्ट रेट, पॉलिटिकल, करेंसी, काउंटर पार्टी करेंसी, और मेरा लिक्विडिटी, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन, काउंटर, लीगल, इंटरेस्ट, उसमें जो IPCCL था ना, उसमें बस L नहीं है, लिक्विडिटी का आइडेंटिफिकेशन और मैनेजमेंट नहीं है, बाकी सबका आइडेंटिफिकेशन और मैनेजमेंट है। और पॉलिटिकल में ध्यान रखना मेरी 2 चीज़ें, एक तो ये वाला है, ठीक है, और एक मेरा ये वाला है, इन्वेस्टमेंट इन द फॉरेन कंपनी वाला, ठीक है। मैनेजमेंट मेरा 2 ही चीज़ों का मैनेजमेंट है, काउंटर और लीगल, उन दोनों का मैनेजमेंट इस चैप्टर में नहीं, ठीक है। फिर मेरा है वार। वार क्या होता है, वैल्यू एट रिस्क। वैल्यू एट रिस्क क्या होता है, सिंपल वार क्या होता है, अगर बहुत लेमन टर्म में समझो, अगर मैं 1 करोड़ रुपए लगाऊं, आज मैं 1 करोड़ रुपए लगाऊं, तो मेरे को कुछ पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में 2 दिन, 1 दिन, 5 दिन, 6 दिन, कितना लॉस हो सकता है मैक्सिमम, कितना लॉस हो सकता है मैक्सिमम, ठीक है। अगर मैं 1 करोड़ रुपए लगा दूं 4 दिन के लिए, तो मैक्सिमम कितना लॉस हो सकता है, वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है, मेरे को 10 लाख का लॉस हो सकता है ना, विद इन ए पीरियड ऑफ 4 डे, ठीक है। तो वार क्या बताता है, 2 बेसिक क्वेश्चन के आंसर करता है। फर्स्ट केस सिनेरियो क्या होगा कि मेरे को मार्केट 50% गिर जाएगा, मार्केट 20% गिर जाएगा, ठीक है, 20% मार्केट डाउन रहेगा, मार्केट 20% डाउन रहेगा, तो मेरे को मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है, मेरे को 10 लाख का लॉस हो सकता है, एक तो क्वालिटेटिव टर्म में और एक क्वांटिटेटिव टर्म में, कि मेरे को दोनों टर्म में बताना है कि मेरे को 20% डाउन है और 10 लाख का लॉस हो सकेगा। वर्स्ट के सिनेरियो क्या होगा और मेरे को मैक्सिमम लॉस क्या होगा, ये वार 2 चीजों का आंसर करता है, ठीक है। फिर फीचर ऑफ वार, तो वार का अगर तुमने फॉर्मूला देखा होगा, वार तुम कैसे निकालते थे, पहले तुम्हारा जो भी तुमने इन्वेस्टमेंट अमाउंट था, इन्वेस्टमेंट अमाउंट इंटू HD करते थे, इंटू वार करते थे, इंटू कॉन्फिडेंस लेवल का वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते थे, ठीक है, कॉन्फिडेंस लेवल। तो कंपोनेंट क्या क्या होते हैं कैलकुलेशन के टाइम पे, एक कॉन्फिडेंस लेवल होता है, ठीक है, और जो टाइम पीरियड होता था उसको रूट कर देते थे, करेक्ट है। कॉन्फिडेंस लेवल को, कॉन्फिडेंस लेवल का वो लिखते थे तो 2.33, ये होता था तुम्हारा 99% का, 95% का क्या होता था 1.65, ठीक है। और टाइम को रूट में लिख देते थे, तो बोलते हो कॉन्फिडेंस लेवल टाइम, तो क्या क्या कवर हो गया, टाइम कवर हो गया, कॉन्फिडेंस लेवल कवर हो, कॉन्फिडेंस लेवल का वार लिखते थे वो कवर हो गया, तुम्हारा लॉस इन परसेंटेज, कितना परसेंटेज लॉस होगा वो SD कवर हो गया, ठीक है। ये कंपोनेंट हो गया, ये स्टैटिस्टिकल मेजर है, मतलब स्टैंडर्ड एविएशन पे बेस्ड है ये। टाइम ओरिजन में टाइम ओरिजन लिखता था 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, ठीक है। प्रोबेबिलिटी में प्रोबेबिलिटी लगाता था कि 99% लॉस हो सकता है मेरे को, मैं 100% नहीं बता सकता कुछ भी, पर मेरे को 99% लग रहा है कि 10 लाख का मैक्सिमम लॉस होगा, या 95% कॉन्फिडेंस हूं मैं, ठीक है। रिस्क कंट्रोल, कि मेरे को मैक्सिमम कितना लॉस होगा, उससे मैं मेरा क्या एक मेरा लिमिट डाल सकता हूँ कि हाँ मेरा इतना लॉस होगा, ठीक है। जेड स्कोर तुम्हें पता है ये क्या होता है, कि मेरा स्टैंडर्ड एविएशन मेरा मीन से कितना दूर है, मतलब मेरा एवरेज आ रहा है 10%, मेरा स्टैंडर्ड एविएशन आ रहा है 12%, तो ये कितना दूर है, मेरा 2% दूर है, ठीक है। अब वार का यूज कहाँ कहाँ होगा, मैंने ये तो पता लगा लिया कि मेरे को मैक्सिमम 4 दिन में लॉस हो सकता है 10 लाख रुपए का, अब यूज कहाँ का आएगा, कि मेरा मैक्सिमम पॉसिबल लॉस क्या होगा, एनी पोर्टफोलियो और एनी ट्रेडिंग पोजीशन, अगर मैं ट्रेड ले रहा हूँ तो मेरे को पता होना चाहिए मेरा मैक्सिमम से मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है, कोई भी पोर्टफोलियो में पैसा लगाऊं या कोई भी ट्रेडिंग पोजीशन में पैसा लगाऊं, ठीक है। उससे मेरे को क्या मिलेगा, बेंचमार्क मिल जाएगा, है ना, जो भी ट्रेड वगैरह कर रहा है उसको क्या मिल जाएगा, बेंचमार्क मिल जाएगा कि हाँ यार मेरे को 10 लाख का लॉस हो सकता है, तो मैं ट्रेड करूं या नहीं करूं, ठीक है। या मेरे को 5 लाख रुपए तो मैं सहन कर सकता हूँ, 5 लाख रुपए नहीं कर सकता, तो मैं अमाउंट कम कर दूं मेरी, ठीक है, बेंचमार्क मिल गया। मैं मेरा
फ्रंट ऑफिस वाला क्या हो सकता है, जो ट्रेजरी डिपार्टमेंट में फ्रंट ऑफिस में बैठा है, जो ये सब कुछ इन्वेस्टमेंट करेगा, वो क्या करेगा, अपने लिमिट डिसाइड कर पाएगा कि मेरे को कितना पैसा लगाना है, कितना पैसा नहीं लगाना। तो वो अपनी लिमिट क्या कर पाएगा, फ्रंट ऑफिस वाला, ट्रेजरी डिपार्टमेंट वाला अपनी लिमिट डिसाइड कर पाएगा। मैनेजमेंट क्या करेगा, अपना मेरी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी डिसाइड कर लेगी कि मैं एक काम करता हूँ, इंट्राडे में पैसा लगाऊं या नहीं लगाऊं, इंट्राडे करूं या मेरा इक्विटी लूं, इक्विटी के स्टॉक लूं, क्या लूं मैं, ठीक है। तो उनको अपनी ट्रेडिंग डिसाइड करने में हेल्प होगा। क्या क्या एग्जांपल है मेरे वार के एप्लीकेशन, तो क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ये खाली ऐसे ही पढ़ लेना, कभी एमसीक्यू में आ गया कुछ भी तो वार दो चीज़ों के आंसर देता है, वर्स्ट केस सिनेरियो और व्हाट विल बी द लॉस। ये तो सेम चीज़ वही है, जो तुम्हारा फॉर्मूला है उसी को लिख देना, जेड स्कोर, रिस्क प्रोबेबिलिटी, ये वो, ये तो याद करने की कोई जरूरत नहीं। फिर एप्लीकेशन याद कर लेना, एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज होगा, कि मेरे को मैक्सिमम लॉस कितना होगा ट्रेडिंग पोजीशन में, मेरा बेंचमार्क कितना है, मैं मेरी लिमिट डिसाइड कर पाएगा फ्रंट ऑफिस ट्रेजरी डिपार्टमेंट, और मैं मेरी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी डिसाइड कर पाऊंगा। ये मैंने इधर भी सेम लिख रखा है तुम्हारा, ठीक है। मैक्सिमम लॉस कितना होगा, बेंचमार्क मिल जाएगा मेरे को, मैं लिमिट डिसाइड कर पाऊंगा, मैनेजमेंट अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी डिसाइड कर पाएगा, और एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट कर पाएगा, देख, ठीक है। इसमें एक और आएगा एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट वाला, ठीक है। ये मैं जब ये अपलोड करूंगा तो एडिट कर उधर डाल दूंगा, अपलोड कर दूंगा, ठीक है। और फीचर बताई दी मैंने तुम्हें, वार का भी बता दी, ठीक है। सारा चैप्टर पढ़ा दिया, कुछ भी लगे वापस से एक बार देख लेना। आइडेंटिफिकेशन मैनेजमेंट, अब इसमें क्या आएगा, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएगा, तुम्हें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन सी रिस्क है, ठीक है। बट तुम्हें फ्लो पता लग गया मेरा रिस्क कैसे थी, फोकस, और फोकस के बाद में फाइनेंशियल रिस्क 5 तरह में डिवाइड है। फिर इवैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल रिस्क 3 के एंगल से मैं इवैल्यूएट करूंगा, किसके एंगल से, मेरा शेयर होल्डर, स्टेक होल्डर, कंपनी और गवर्नमेंट, ठीक है। फिर इनका आइडेंटिफिकेशन, जो भी फाइनेंशियल रिस्क, उनका आइडेंटिफिकेशन मैनेजमेंट, और फिर मेरा वार वाला टॉपिक, वार में भी 3-4 टॉपिक है, ठीक है। ये नोट्स चाहिए और चार्ट चाहिए हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, उधर मैं ये सब कुछ डाल देता हूँ, ये स्कैन कर लो, या डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ वो ज्वाइन कर लो। कुछ भी आपको डाउट वगैरह वो कमेंट बॉक्स में मेरे को डाउट पूछ लो, या टेलीग्राम चैनल पे मेरे को सीधा डायरेक्ट मैसेज करो, उधर मैं आपको सब कुछ डाउट वगैरह बता दूंगा। अच्छे से अपनी पढ़ाई करो, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय।